गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना से पहले हमने पिछली दो वीडियो में बताया कि परमाणु की परिभाषा के बारे में, परमाणु प्रारंभ में उसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया, फिर उसके बाद आधुनिक मत के अनुसार परमाणु कितने प्रकार का होता है या परमाणु है उसकी जो कितने मौलिक कणों से मिलकर बना है। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि परमाणु में जो तीन मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनकी डिस्कवरी कैसे हुई और उनके क्या प्रॉपर्टी हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कि हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो हम बात करें सबसे पहले 1886 1886। तो 1886 में एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था जूलियस प्लकर। क्या नाम था? जूलियस प्लकर। तो जूलियस प्लकर नामक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक प्रयोग किया। तो वह प्रयोग क्या था? उन्होंने इस प्रकार की एक, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये कांच की एक उन्होंने नली ली जिसको हम बोलते हैं विद्युत विसर्जन नली। तो विद्युत विसर्जन नली कैसी थी? इसके दोनों साइड ये बंद की गई हैं, यानी दोनों साइड से इनके सिरे बंद हैं। और उन्होंने क्या किया, इस नली के अंदर दो इलेक्ट्रोडों को लगाया। एक हमारा उन्होंने लगाया रेड इलेक्ट्रोड, एक धन इलेक्ट्रोड, यानी एक कैथोड एक एनोड। और उन्होंने इस नली के अंदर की जो वायु थी उसके अंदर निर्वात उत्पन्न कर दिया, यानी इसके अंदर जो एयर थी उसको निर्वात पंप के द्वारा, वैक्यूम पंप के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया और इस पूरी नली को कैसा कर दिया? निर्वात कर दिया। उसके बाद उन्होंने इस नली के अंदर हाइड्रोजन के समान किसी हल्की गैस को उन्होंने भरा और फिर दोनों ही इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज की विद्युत धारा से जोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये किरणें, यानी इसमें से कैथोड से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो यहाँ एनोड के पास टकरा करके यहाँ पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है वह उत्पन्न करती हैं। यानी सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक विद्युत विसर्जन नली ली और उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए, दोनों इलेक्ट्रोडों को हाई वोल्टेज की विद्युत धारा से जोड़ दिया और नली के अंदर उन्होंने निर्वात उत्पन्न करके हाइड्रोजन के समान किसी हल्की गैस को भरा। जब उन्होंने हाई वोल्टेज की इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो उन्होंने देखा कि कैथोड से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं जो एनोड से टकराती हैं और यहाँ पे नीले हरे रंग का प्रकाश, यानी यहाँ पे चमक उत्पन्न करती हैं। तो जो हमारी कैथोड से ये किरणें निकल रही थी, इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। क्या कहा गया? कैथोड किरणें। इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय पश्चात एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था जे जे थॉमसन, जिनको हम बोलते हैं जे जे थॉमसन और हिंदी में बोलेंगे तो जे जे थॉमसन। तो जे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इन किरणों का गहराई से अध्ययन किया, डीपली स्टडी की और उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर बताया कि ये किरणें अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे ऋणावेशित यानी नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी हैं। जो हमारी कैथोड किरणें थी वो छोटे छोटे ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हैं। तो इन छोटे छोटे ऋणावेशित कणों को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा। यानी जो ये किरणें बनी हुई थी, छोटे छोटे जो पार्टिकल थे, उन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया? तो जे जे थॉमसन ने उन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो इस प्रकार से
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो इससे पहले हम बता चुके कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। इसके बाद देखते हैं हमारी जो कैथोड किरणें हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, यानी कैथोड किरणों के क्या गुण होते हैं। तो कैथोड किरणें जो आपका पहला पॉइंट तो है कि ये कैथोड किरणें होती हैं वह ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, यानी नेगेटिव पार्टिकल होते हैं तो नेगेटिव कणों से मिलकर बनेगी। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि कैथोड किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। किस में चलेंगी? सीधी डायरेक्शन में। तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। तीसरी इसकी जो मुख्य प्रॉपर्टी है कि जो कैथोड किरणें होती हैं वे क्या करती हैं कि जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसे काला कर देती हैं। यानी फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब क्या होता है आप समझेंगे पहले। तो आपने देखा होगा जब पहले जब फोटो खींचते थे उसकी जो रील होती थी तो अक्सर फोटोग्राफर क्या करते थे, उनके पास जहाँ उनका स्टूडियो होता था तो उनके पास एक डार्क रूम होता है, छोटा सा एक कमरा और उसकी दीवारें ब्लैक होती हैं। तो जब भी वो फ़ोटो खींचने के बाद हमेशा अपने कैमरे को वो उसी रूम में खोलते थे, उस रील को निकालते थे, क्योंकि इससे आपके जो फ़ोटो हैं वो किन्हीं किरणों की वजह से वो अफेक्टेड नहीं हो जाए, यानी वो पूरी जो रील है वो ब्लैक हो जाएगी, यानी आपकी फ़ोटो है वो अच्छी तरह से नहीं बन पाएंगे। तो उसी प्रकार की कैथोड किरणें क्या करती हैं, उस फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, यानी उन फोटो को पूरा से उसे आपको फोटो दिखाई नहीं देंगे, यानी उसको प्रभावित करेंगे। तीसरा सॉरी चौथा पॉइंट है कि जो हमारी कैथोड किरणें हैं तो कैथोड किरणें किसी सतह से टकराएंगी या किसी धातु की पतली पन्नी से टकराएंगी तो वहाँ पे क्या करेंगी, चमक उत्पन्न करेंगी और तप्त दीप्ति उत्पन्न करती है। क्या करेंगी वहाँ पे, एक तो चमक उत्पन्न करती है और दूसरी तप्त दीप्ति। तो चमक यानी उसमें टकरा करके थोड़ा, जैसे आपने जुगनू देखा होगा तो जुगनू कैसे ब्लिंक करता है, वैसे ही जब ये किरणें किसी सतह से टकराती हैं तो वहाँ पर एक तरह से चमक उत्पन्न होगी और वह तप्त दीप्ति यानी जिससे वो टकराएंगी वह सरफेस है थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। वह जो पन्नी है या कोई भी मेटल फॉल है वो कैसी हो जाएगी, वह थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, उससे अफेक्टेड हो जाएगी। इसके बाद अगली इसकी जो प्रॉपर्टी है कैथोड किरणें होती हैं वह गैसों को आयनित कर देती हैं। गैस को क्या करेंगी, आयनित करती हैं, यानी उसको पॉजिटिव नेगेटिव आयनों में वियोजित कर देती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कैथोड किरणों की कितनी प्रॉपर्टी हुई। एक तो कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, कैथोड किरणें जो हमारी होती हैं फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, कैथोड किरणें चमक यानी किसी से टकरा कर चमक या तप्त दीप्ति उत्पन्न करती हैं और कैथोड किरणें होती हैं वह गैसों को आयनित कर देती हैं। तो इस तरह से हमारी कैथोड किरणों की जो प्रॉपर्टी थी, तो हमने सबसे पहले इसमें कैथोड इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। उसके बाद यानी कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा, कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। तो प्रोटॉन की खोज में और इलेक्ट्रॉन की खोज में बस थोड़ा सा अंतर है, तो उसे हम समझेंगे कि प्रोटॉन की खोज हमारी कैसे हुई। देखते हैं प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज
प्रोटॉन की खोज के बारे में सेम जिस तरह से जो जूलियस प्लकर ने एक्सपेरिमेंट किया, सेम वही जो प्रैक्टिकल था वही प्रयोग था। तो इसमें भी एक विद्युत विसर्जन नली का उपयोग किया गया। जैसे एक विद्युत विसर्जन नली है, तो देखेंगे इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से दो धातु के इलेक्ट्रोड लगाए गए और दोनों ही इलेक्ट्रोडों को एक हाई वोल्टेज की जो विद्युत धारा थी उसे जोड़ दिया गया। बस इसमें अंतर क्या किया गया, जो यहाँ पर कैथोड लगाया गया था, कैथोड, तो कैथोड में यहाँ पर ये छिद्रित कैथोड लगाया, यानी यहाँ पर इसमें कैथोड में छोटे छोटे छेद कर दिए गए और एनोड हमारा था वैसा ही था। ये हमारा क्या है, एनोड। एनोड तो देखेंगे अब क्या हुआ, सेम वही प्रोसेस को यहाँ पर वैक्यूम प्रेशर, यहाँ से वायु को बाहर निकाला गया, पूरी प्रोसेस वही दोहराई गई। बस इसमें अंतर क्या किया गया, कैथोड था वो छिद्रित था। तो ये प्रयोग किसने किया था, एक थे वैज्ञानिक, उनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था, गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, उन्होंने इसी तरह से विद्युत विसर्जन नली को लिया और उन्होंने यहाँ पर धातु के इलेक्ट्रोड कैथोड को लगाया और उस कैथोड में उन्होंने छोटे छोटे छिद्र कर दिए और सेम उसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई उसी तरह से नली में उन्होंने वैक्यूम उत्पन्न करके और यहाँ पर उन्होंने हाई वोल्टेज से इसको जोड़ा। तो उन्होंने देखा कि जो कुछ किरणें पहले कैथोड से एनोड की ओर तो जा ही रही थी, लेकिन एनोड से भी कुछ किरणें इधर आ रही थी इस साइड में, और जो इसमें जो छिद्रित कैथोड लगा हुआ है तो इसके पीछे कुछ किरणें यहाँ पर इस जगह कैथोड से टकरा रही थी। तो इन किरणों को धन किरणें या इनको कैनाल किरणें कहा गया। एक बार भी समझेंगे कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक विद्युत विसर्जन नली लिया जिसमें उन्होंने एक छिद्रित कैथोड लगाया। ये कैथोड कैसा है, छिद्रित, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज में ये हमारा कैथोड था वो नॉर्मल था, लेकिन बाकी प्रोसेस वही की गई। तो जब देखा एनोड से कैथोड की ओर उन्होंने ये छिद्र होते हैं तो कुछ विशेष प्रकार की किरणें आई और ये कैथोड के यहाँ पीछे यहाँ टकरा करके चमक उत्पन्न की। तो इन किरणों को धन किरणें कहा गया क्योंकि ये किरणें हमारी एनोड से आ रही थी और एनोड हमारा कैसा होता है, धनावेशित होता है। उसके बाद की बात करें, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों के बारे में डीपली स्टडी की, गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि ये किरणें हमारी क्या होती हैं, पॉजिटिव यानी धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। तो इन धनावेशित कणों को ही उन्होंने नाम दे दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया, प्रोटॉन, जिसे हम 1H1 या P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। अब हम बात करेंगे कि ये हमारी धन किरणें हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो देखते हैं, जिस तरह से हमारी कैथोड किरणें थी उनकी जो प्रॉपर्टी है सेम इसी तरह से इसकी प्रॉपर्टी होगी। बस इसमें कुछ एक दो जो अंतर हैं वो आपको बताते हैं। तो देखेंगे, पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, यानी हम बात कर रहे हैं धन किरणों के गुण। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये किरणें हमारी पॉजिटिव धनावेशित कणों से मिलकर बनेगी।
इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम वही है कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, यानी किरणें एकदम सीधी एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट होती है, जैसा कि बताया था कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, तो सेम ये किरणें भी हमारी क्या करेंगी, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देंगी, काला कर देंगी, यानी हमारी फोटोग्राफिक प्लेट ऐसे अफेक्टेड होकर ब्लैक हो जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि ये किरणें होती हैं वह गैसों को आयनित कर देती हैं, जैसा कि हमारी कैथोड किरणें थी, तो इसी प्रकार हमारी धन किरणें भी क्या करती हैं, गैसों को आयनित कर देती हैं। इसके बाद इसके अलावा ये किरणें हमारी जो एक्सरे होती हैं, यानी एक्स किरणें, तो एक्स किरणों के समान होती हैं। जो आप कभी कभी हम जब बीमार हो जाते हैं, किसी फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो डॉक्टर हमारी अंदर की जो हड्डियाँ होती हैं उनकी जो फोटो लेने के लिए एक्सरे करवाता है, तो वो किरणें होती हैं विशेष प्रकार की, हम क्या करें, एक्सरे। तो जो हमारी एक्सरेज की प्रॉपर्टी हैं वही सेम प्रॉपर्टी हमारी होती हैं धन किरणों की होती हैं, यानी धन किरणें एक्सरे के समान गुण प्रदर्शित करती हैं। तो इस तरह से आपने आज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, कैथोड किरणें क्या होती हैं, एनोड किरणें क्या होती हैं, यानी धन किरणें क्या होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम डिस्कस करेंगे इससे आगे। जय हिंद। तो इससे आगे हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज थी, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज थी जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। इन्हें शॉर्ट में हम केवल चैडविक कहते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम था जेम्स चैडविक। तो देखते हैं जेम्स चैडविक ने क्या किया, इन्होंने बहुत कुछ हल्के तत्वों को लिया। हम बात करें जैसे हल्के तत्व की, जो जैसे बेरिलियम, ये हमारा क्या है, बेरिलियम। तो इसके अलावा एक और एलिमेंट, एक और देखेंगे हम तत्व है एल्युमिनियम। यहाँ पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4, एटॉमिक मास कितना, 9। यहाँ पे एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास 27। तो इन्होंने इन हल्के तत्वों पर क्या किया, उन्होंने इन पर अल्फा कणों की बौछार की। तो हम बात करें यहाँ पे अल्फा कण, ये जो हमारा हीलियम होता है, हीलियम के नाभिक को हम अल्फा कण कहेंगे। तो इन्होंने अल्फा कण ये भी हमारा क्या है, अल्फा कण है। वैसे तो ये हमारा हीलियम है, लेकिन हीलियम का जो पार्टिकल है वह अल्फा कण के बराबर माना जाता है। तो उन्होंने जैसे ही इन पे अल्फा कणों की बौछार की, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ जो पहले की अपेक्षा और बाहरी तत्वों का निर्माण हुआ। तो इसमें क्या होना, कार्बन बनेगा 6C12 + 0 और 1। इस तरह यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फास्फोरस का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर 0 और 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम पर अल्फा कण यहाँ पर जैसे ही टकराया, तो यहाँ पे देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4, इसका कितना है, 2, और 4 और 2 को हम ऐड कर दें तो कितना होगा, 6। तो यहाँ पे 6 मिला, और 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का। अब हम बात करें एटॉमिक वेट की, तो 9 और 4 कितना होता है, 13। लेकिन हमारा कार्बन का जो एटॉमिक मास है वह 12 होता है, तो हमने यहाँ पे 12 लिखा। तो इसके बाद क्या बचा, नीचे तो कुछ वैल्यू बची नहीं, तो हमने यहाँ पे 0 लगाया, और इन दोनों का टोटल कितना है, 13। लेकिन यहाँ पे कितना है, 12। तो यहाँ पे हमें एक शेष बचा। तो ये हमारे एक विशेष प्रकार का कण मिला, यानी उदासीन कण, जिसे उन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम से भी ठीक इसी प्रकार अल्फा कण टकराया, तो 13 और 2 कितना हुआ, 15, और 15 एटॉमिक नंबर होता है फास्फोरस का, और इसका एटॉमिक मास होता है 30।
तो 13 कितना हुआ 15, लेकिन ऊपर देखें 27 और 4 कितना होता है 31, लेकिन इसका एटम मास 30, तो बचा कितना एक, तो एक हमारा ये आ गया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे भी एक उदासीन कण मिला, तो ये भी हमारा क्या है न्यूट्रॉन है। तो अब हम इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, जो जेम्स सैंडविक थे, जेम्स सैंडविक ने कुछ हल्के तत्व जैसे बेरिलियम, एल्यूमिनियम आदि पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की, तो उन्होंने देखा कुछ भारी तत्वों का निर्माण हुआ। इसके अलावा कुछ उदासीन कण प्राप्त हुए, तो उन उदासीन कणों को न्यूट्रॉन कहा गया। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के बारे में आपको पता चल गया। अब हम इसके बाद और जा रहे हैं, अगली जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे। जय हिंद।